हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओशियन जीएस एकेडमी। आज मैं पॉलिटी सेगमेंट के अंतर्गत भाग 18 पढ़ाऊंगी। भाग 18 में भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपात का वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 352 से 360 तक जिसका वर्णन है। और इसमें 3 तरह के राष्ट्रीय आपात शक्तियों का वर्णन किया गया है। राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रपति शासन है तथा वित्तीय आपात। वित्तीय आपात की बात करें तो अभी तक इस वित्तीय आपात लगाया नहीं गया है। राष्ट्रीय आपात लगाया गया है तथा राष्ट्रपति शासन राज्यों में आए दिन लगता ही रहता है। तो हम स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय आपात। आपातकाल की बात करें तो ये भाग 18 में आपातकाल का वर्णन है तथा आर्टिकल 352 से 360 तक भारतीय संविधान में रखा गया है। और ये अगर इसके स्रोत की बात करें तो जर्मनी के संविधान को वीमर बोला जाता है, वहां से लिया गया है राष्ट्रीय आपात। ये 3 प्रकार का होता है। राष्ट्रीय आपात जिसका वर्णन आर्टिकल 352 में किया गया है तथा राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में ये राज्यपाल के अनुशंसा पे लगाया जाता है तथा राष्ट्रपति भी लगा सकता है। राज्यपाल के अनुशंसा पर राष्ट्रपति लगाता है। राष्ट्रपति खुद संज्ञान लेके भी राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और वित्तीय आपात आर्टिकल 360 में है। अभी तक ये एक बार भी नहीं लगाया गया है वित्तीय आपातकाल। तो हम अब पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपातकाल डिटेल में। 352 में दिया गया है और इसमें बताया है कि क्या सिचुएशन होगी जिससे राष्ट्रपति किसी क्षेत्र में या पूरे भारत में राष्ट्रीय आपात लगा सकता है। उसके लिए भारतीय संविधान में बताया गया है कि यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाता है कि युद्ध के कारण, इसमें 3 चीज बताई गई है, युद्ध के कारण, बाह्य आक्रमण के कारण या सशस्त्र विद्रोह के कारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कारण जानना। 2 ही कारण है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत में भी लग सकता है तथा कुछ हिस्से की सुरक्षा अगर खतरे में है तो वह राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है। लेकिन कुछ समय बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 में कुछ परिवर्तन किए गए। परिवर्तन करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 1975 में जब हमारे यहाँ इमरजेंसी लगी हुई थी तो बहुत ही गलत तरीके से लोगों पे अत्याचार हुए थे। उसको आगे ऐसा ना हो इसके लिए 44वां संविधान संशोधन लाया गया और इसमें कुछ प्रोविजन दिए गए कि क्या होगा तभी हम राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं। पहले तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के अलावा भी आंतरिक अशांति थी, जो कि 1975 में जो हमारे यहाँ इमरजेंसी लगी थी उसका कारण बताया गया था आंतरिक अशांति। तो 44वें संविधान संशोधन में 2 चीज को हटाया गया कि आंतरिक अशांति की जगह पे क्या किया गया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। दूसरा ये है कि कैबिनेट या मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश। पहले क्या होता था कि हमारी मंत्रिपरिषद की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति लगाता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 के बाद क्या किया गया, कैबिनेट जो कि मंत्रिमंडल भी कहते हैं, उसकी लिखित सिफारिश जरूरी है। और अगर मैं भारतीय संविधान की बात करूं तो एकमात्र आर्टिकल है जिसमें कैबिनेट या मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। सभी जगह मंत्रिपरिषद का शब्द का प्रयोग किया गया है। अब इसके अनुमोदन की बात करें तो इसका अनुमोदन संसद के दोनों सदन द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत द्वारा होता है। कैसे होता है? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है? उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। तो विशेष बहुमत से ये पारित होना चाहिए 30 दिन के भीतर। अगर मैं बाकी आपात की बात करूं तो जैसे राष्ट्रपति शासन है और वित्तीय आपात है, इसको में है समय कितना दिया गया, 60 दिन के अंदर आपको इसको अनुमोदन करवाना होता है। लेकिन इसमें क्या है, राष्ट्रीय आपात में ये 30 दिन दिया गया है, सिर्फ 30 दिन के भीतर विशेष बहुमत द्वारा दोनों सदनों द्वारा पारित कराना पड़ेगा। और अगर इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, एक बार में इसको 6 महीने के लिए बढ़ाया जाता है और 6 माह बाद फिर इसको
विशेष बहुमत द्वारा दोनों सदनों द्वारा फिर इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय आपात लग जाने के बाद कैसे लगता है। राष्ट्रपति के अनुशंसा पे अगर उसको समाधान हो जाता है तो लग जाता है। अब देखते हैं इसकी समाप्ति कैसे होती है, इसके घोषणा को कैसे समाप्ति करा जाता है। पहला कि राष्ट्रपति कभी भी घोषणा को वापस कर सकता है, मतलब वो वापस ले सकता है। दूसरा है कि जैसे मैंने बताया था कि संसद के दोनों सदनों द्वारा 30 दिन के भीतर अनुमोदन होना चाहिए विशेष बहुमत द्वारा। तो अगर संसद अनुमोदन नहीं करती तो ये घोषणा रद्द हो जाएगी। तीसरा है कि लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव को पारित करके राष्ट्रीय आपात की घोषणा को समाप्त कर सकता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि तीन ऐसे माध्यम हैं जिससे राष्ट्रीय आपात की घोषणा को समाप्त करा जा सकता है। पहला है कि राष्ट्रपति कभी भी इस घोषणा को वापस ले सकता है। दूसरा है अगर संसद अनुमोदन नहीं करता है 30 दिन के भीतर तो ये समाप्त हो जाएगा। तीसरा है लोकसभा साधारण बहुमत से पारित करके प्रस्ताव को ये खत्म कर सकता है। अब देखते हैं इसके प्रभाव। अगर राष्ट्रीय आपात लग जाता है तो उसके प्रभाव क्या होते हैं देश में। पहली बात है कि जो केंद्र सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये राज्य को प्रशासनिक शक्ति के प्रयोग के संबंध में निर्देश जारी कर सकती है। मतलब ये है कि राज्य की जितनी भी प्रशासनिक शक्तियां हैं वो केंद्र के अंतर्गत आ जाती है। केंद्र उसके विषय में निर्देश दे सकता है कि आपको कैसे इस्तेमाल करना है इसका। दूसरा है कि संसद राज्य सूची के विषय में, जैसे कि पता है 3 सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में राज्य सूची तथा राज्य और केंद्र दोनों बना सकता है विधियां। तो राज्य सूची में राज्य बनाता है, लेकिन अगर राष्ट्रीय आपात लगता है तो सांसद जो है राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है तथा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। उस कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तीसरा है कि संघात्मक रूप एकात्मक हो जाता है। संघात्मक रूप मतलब संघात्मक में क्या होता है कि केंद्र सरकार को कुछ पावर मिली हुई है और अपनी शक्तियों का बंटवारा राज्यों में भी करता है। संघ की शक्तियां, राज्य की शक्तियां, अलग अलग राज्यों की शक्तियां। लेकिन जब राष्ट्रीय आपात लगता है तो केंद्र जो है एकात्मक रूप धारण कर लेता है। मतलब कि राज्य की शक्तियां कम हो जाती हैं या खत्म हो जाती हैं। कैसे समझेंगे कि एकात्मक रूप हो गया है? इसके 2 कारण हैं। जैसे फंडामेंटल राइट का निलंबन हो जाता है तो ये एकात्मक रूप धारण कर लेता है। दूसरा है लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ये था हमारा पूरा राष्ट्रीय आपात के बारे में, कैसे राष्ट्रीय आपात लगता है, कौन अनुमोदन करता है तथा उसकी घोषणा कैसे करी जाती है तथा उसकी घोषणा की समाप्ति कैसे करी जाती है तथा उसके क्या प्रभाव होते हैं। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम राष्ट्रपति शासन। अब देखते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के 356 आर्टिकल में जिसका वर्णन कहा गया है। अब राष्ट्रपति शासन लगता कब है, भारतीय संविधान में क्या कहा गया है, कैसी परिस्थितियां बनेगी जिससे उस क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लगेगा। तो इसमें कहा गया है यदि राज्यपाल, इसमें कौन सा शब्द आया, राज्यपाल, यदि राज्यपाल के प्रतिवेदन से, मतलब राज्यपाल प्रतिवेदन देता है राष्ट्रपति को, अन्यथा राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाए। इसमें 2 बातें हैं, ये तो राज्यपाल प्रतिवेदन दे या दूसरी बात कि राष्ट्रपति को खुद ही समाधान हो जाए कि उस राज्य में हो जाए कि किसी प्रांत का शासन संविधान के प्रावधानों से नहीं चलाया जा रहा है तो वह उस प्रांत में संवैधानिक विफलता की घोषणा कर सकते हैं। सिंपल सी बात, 2 बात याद रखनी है, यदि राज्यपाल, दूसरा यदि राज्यपाल प्रतिवेदन नहीं दे पाया तो राष्ट्रपति को समाधान हो जाता है कि उस प्रांत में संवैधानिक प्रावधान के द्वारा सरकार नहीं चलाई जा रही है तो वो संवैधानिक विफलता की घोषणा कर सकता है तथा वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। और किसी भी प्रांत में अधिकतम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब इसका अनुमोदन कैसे होता है, जैसे कि मैंने राष्ट्रीय आपात में बताया था कि दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत पे, लेकिन राष्ट्रपति शासन में ये साधारण बहुमत से होता है।
तथा ये 60 दिन के भीतर इसको पारित कराना होता है। तात्पर्य ये है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा 60 दिन के भीतर इसको साधारण बहुमत से पारित कराना होगा और इसको एक बार में 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। मतलब जैसे कि अभी राष्ट्रपति शासन लगा है और परिस्थितियां अभी भी बनी हुई हैं कि नहीं, राष्ट्रपति शासन जरूरी है, संवैधानिक विफलता है, तो वहाँ पे एक बार फिर अनुमोदन के द्वारा उसको 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब राष्ट्रपति शासन लगने की क्या शर्तें हैं? इसके 2 शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि राष्ट्रीय आपात, तो आर्टिकल 352 के द्वारा राष्ट्रीय आपात उस क्षेत्र में लागू हो, क्योंकि जब राष्ट्रीय आपात लगता है तो संघात्मक राज्य से एकात्मक हो जाता है। अगर वहाँ पे सरकारें अच्छे से काम नहीं कर पा रही हैं तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो पहला तो ये हो गया कि आर्टिकल 352 के तहत वहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। दूसरा ये है कि भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त लिखित में दे दे। कैसे दे? लिखित में दे कि उस क्षेत्र में निर्वाचन अभी नहीं कराया जा सकता है, तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो ये राष्ट्रपति शासन लगाने की क्या है कि राज्यपाल प्रतिवेदन देता है। अगर राज्यपाल प्रतिवेदन नहीं भी दे तो राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि उस राज्य, उस प्रांत में उस जो सरकार है वो संवैधानिक तरीके से नहीं चलाई जा रही, वहाँ पे संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? संसद के अनुमोदन के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से 60 दिन के भीतर उसको पारित कराना पड़ेगा तथा एक बार में सिर्फ 6 महीने ये एक्सटेंड करा जा सकता है। इसके लिए 2 शर्तें होनी चाहिए। पहला है कि आर्टिकल 352 के तहत वहाँ पे राष्ट्रीय आपात पहले से ही लगा हो। दूसरा है कि भारत का निर्वाचन आयुक्त लिखित में दे दे कि वहाँ पे इस समय चुनाव नहीं कराए जा सकते, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन कैसे समाप्त करा जा सकता है तथा इसका क्या प्रभाव पड़ता है। हाँ, अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति शासन में घोषणा की समाप्ति कैसी होती है। अगर घोषणा की समाप्ति की बात करें तो राष्ट्रपति कभी भी अपनी घोषणा को वापस ले सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति ही राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। दूसरा ये है कि अगर संसद अनुमोदन नहीं करती है 60 दिन के भीतर तो ये समाप्त हो जाएगा। तीसरा ये है कि शर्तें नहीं पूरा करता, जैसे कि मैंने 2 शर्तें बताई थी। पहली शर्त ये थी कि 352 के तहत वहाँ राष्ट्रीय आपात लागू होना चाहिए। दूसरा था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त लिखित दे दे कि वहाँ पे अभी वहाँ पे निर्वाचन नहीं पूरा कराया जा सकता। तो अगर वो 2 शर्तें नहीं पूरा होती तो घोषणा समाप्त हो जाएगी। चौथा यह है कि न्यायालय उसको रद्द कर दे, राष्ट्रपति शासन को रद्द कर दे तो भी समाप्त हो जाएगा। अब इसके प्रभाव देखते हैं। अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस राज्य में क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो क्या होगा कि राष्ट्रपति द्वारा राज्य के किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की शक्ति को ग्रहण कर सकती है। मतलब क्या है कि उस राज्य की किसी भी प्रशासनिक शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में आ जाएगी, वो कोई भी शक्ति हो। दूसरा ये है कि राज्य की विधानसभा भंग की जा सकती है, वहाँ की जो विधानसभा है उसको भंग कर सकते हैं तथा संसद जो है राष्ट्र सूची के विषय में विधि बना सकती है। तात्पर्य हुआ कि अगर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो 3 चीजें हो सकती हैं। पहला, तो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की शक्ति को राष्ट्रपति ग्रहण कर सकता है। दूसरा है कि वहाँ के राज्य की विधानसभा भंग करी जा सकती है। तीसरा है कि संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है। राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं कि राष्ट्रपति शासन कहाँ सबसे दिन तक लगा, कैसे लगा। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो पंजाब में लगा था। क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था? पंजाब में लगा था तथा ये 1951 में लगा था पहली बार। दूसरा है कि सबसे अधिक बार जो है राष्ट्रपति शासन इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में लगाया गया था। 49 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। तीसरा है कि पंजाब में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगा, कम से लगभग 3,510 दिन राष्ट्रपति शासन लगा रहा। वही बात करें तो जम्मू कश्मीर में 3 वर्ष से ज्यादा लगा रहा। तो फिर आगे देखते कि डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे डेड लेटर कहा, इसका मतलब मृत इसको कहा। डॉक्टर अम्बेडकर जी के नजरों में ये एक डेड लेटर है।
तो ये था सारा राष्ट्रपति शासन के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे वित्तीय आपात। अब हम लोग देखते हैं वित्तीय आपात। अगर भारतीय संविधान में वित्तीय आपात की बात करें तो ये आर्टिकल 360 में जिसका वर्णन किया गया है। वित्तीय आपात आज तक अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है। अगर वित्तीय आपात की बात करें तो ये कैसे लागू होगा, कौन सी परिस्थितियां होंगी जिस समय ये लागू होगा। तो संविधान में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि भारत की वित्तीय साख या वित्तीय स्थायित्व खतरे में है। इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति को ये लगे कि जो भारत की वित्तीय साख है या वित्तीय स्थायित्व है वो खतरे में है, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। इसमें अनुमोदन करने की क्या जरूरत होगी। अनुमोदन जो है दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत द्वारा अलग अलग होगा करता था। ये 60 दिन के भीतर करना होगा, 60 दिन के भीतर तक करना पड़ेगा। अगर इसके लागू अगर कार्यकाल देखें कि ये कब तक लागू रह सकता है, तो इसे अनिश्चित काल तक लागू करा जा सकता है। जब तक राष्ट्रपति घोषणा द्वारा इसकी समाप्ति नहीं करता तब तक ये एक बार अगर लागू हो गया तो अनिश्चित काल तक ये लागू रह सकता है। अगर इसके प्रभाव की बात करें तो प्रभाव क्या होगा कि राज्य को वित्तीय आचरण के संबंध में केंद्र सरकार या राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है। क्या होता है कि जैसे राज्य है, राज्य में कोई भी जैसे वित्तीय आचरण है उसके संबंध में केंद्र सरकार निर्देश दे सकती है। दूसरा ये है कि जैसे धन विधेयक पर राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए कोई विधेयक रखा हुआ है, धन विधेयक से संबंधित होना चाहिए तथा वो राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार के लिए वो विधेयक रखा हो, तो उस विधेयक पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का होगा, राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। तीसरा है कि जैसे कर्मचारी है, जैसे कैग है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सबका वित्तीय आपात के समय इनके राष्ट्रपति द्वारा इनके वेतन में कमी की जा सकती है, वेतन भत्ते में कमी की जा सकती है। तो ये था हमारा पूरा आपातकाल जो भारतीय संविधान में भाग 18 में दिया गया, जो आर्टिकल 352 से 360 तक दिया गया है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो मुझे लगता है आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।